अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब लोगों को खान मेडिकोस चैनल में खुशामदीद। मेरा नाम डॉक्टर ज़रशाद दानिश है और आज आप लोगों को मैं जनरल पैथोलॉजी का टॉपिक सेलुलर एडाप्टेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो सेलुलर एडाप्टेशन के बारे में। अच्छा, सो व्हाट इज सेलुलर एडाप्टेशन। पहले आ जाते हैं हम इसकी डिफिनीशन की तरफ कि सेलुलर एडाप्टेशन क्या है। सेलुलर एडाप्टेशन बेसिकली रिवर्सिबल चेंज होता है सेल में, सेल के साइज में, फिनोटाइप में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में या सेल के फंक्शन में ऑफ द सेल इन रिस्पांस टू एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस और स्टिमुलस। जब भी सेल के ऊपर कोई भी स्ट्रेस आ जाती है तो सेल अपने साइज में, फिनोटाइप में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में या फंक्शन में रिवर्सिबल चेंज लेके आएगा। इस रिवर्सिबल चेंज को हम सेलुलर एडाप्टेशन कहते हैं। ये सेलुलर एडाप्टेशन चार किस्म के होते हैं। एक को बोलते हैं हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोपी एंड मेटाप्लेजिया। ये सेलुलर एडाप्टेशन क्यों होती है? ताकि इस स्ट्रेस को, इस स्टिमुलस को, इस इंजूरियस स्ट्रेस को अच्छी तरीके से विथस्टैंड कर सके, अच्छी तरीके से बर्दाश्त कर सके, इसलिए इसमें सेल में सेलुलर एडाप्टेशन होती है। अच्छा, सेलुलर एडाप्टेशन कौन कौन सी एग्जांपल है, कौन कौन सी कंडीशंस में होती है? तो दो कंडीशन है, एक है फिजियोलॉजिकल कंडीशन और दूसरा है पैथोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब ये है कि जब सेल जो है ना अपने नॉर्मल स्टिमुलस सच एज हार्मोन्स और एंडोजीनस केमिकल मीडिएटर को रिस्पॉन्ड दे, ठीक है, और अपने आप में सेलुलर एडाप्टेशन लेके आए। फॉर एग्जाम्पल, enlargement of the female breast and uterus during pregnancies due to excessive secretion of estrogen hormone during pregnancies. तो this is the example है physiological cellular adaptation के बारे में। सेकंड वन है पैथोलॉजिकल सेलुलर एडाप्टेशन। जब सेल रिस्पॉन्ड करेगा टू इंजूरियस स्टिमुलस की तरफ, ठीक है, और ये सेल अपने स्ट्रक्चर में, अपने फंक्शन में चेंज लेके आएगा। ये चेंजेस क्यों? इन ऑर्डर टू एस्केप द इंजरी, ताकि इस स्टिमुलस के साथ, इस इंजूरियस स्ट्रेस के साथ फाइट कर सके और इसको खत्म कर सके। सो दिस इज पैथोलॉजिकल सेलुलर एडाप्टेशन। अच्छा, नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मली जो है ना सेल जो है ना हीमोस्टेसिस को, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के हीमोस्टेसिस को बरकरार रखता है। कॉन्स्टेंटली जो है ना ये एडजस्ट कर रहा होता है अपनी चीज़ों को, ताकि कोई भी जो है ना चेंजिंग डिमांड्स हो गया या कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रेस आ गया तो ये किसी हद तक हीमोस्टेसिस को क्या करता है, मेंटेन करता है। जब स्ट्रेस उस नॉर्मल सेल के ऊपर अप्लाई हो जाए तो सबसे पहले सेल जो है ना सेलुलर एडाप्टेशन की तरफ जाएगा। ये सेलुलर एडाप्टेशन चार किस्म के हैं, ठीक है, जैसे कि हाइपरट्रोपी है, जैसे कि हाइपरप्लेजिया है, एट्रोपी है और मेटाप्लेजिया है। जब ये स्ट्रेस जो है ना हमारे पास इंजूरियस स्टिमुलस हो तो सेल जो है ना नॉर्मल सेल कहाँ पे जाएगा? सेल इंजरी की तरफ जाएगा। ये सेल इंजरी जो है ना दो किस्म के हैं, एक को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी और दूसरे को हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो सबसे पहले आते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरीज। अगर हमारे पास स्ट्रेस जो है ना माइल्ड हो, ट्रांजिएंट हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो तो रिवर्सिबल सेल इंजरीज होगी। रिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब ये है कि जब भी स्ट्रेस जो है ना खत्म हो जाए, स्ट्रेस रिमूव हो जाए तो ये सेल जो है ना अपने नॉर्मल पोजीशन में, अपनी नॉर्मल हालत में वापस जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हमारे पास स्ट्रेस जो है ना सीवियर हो, प्रोग्रेसिव हो एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो तो हमारे पास सेल इंजरी होगी, इरिवर्सिबल सेल इंजरीज होगी। और इरिवर्सिबल सेल इंजरीज को हम सेल डेथ भी कहते हैं, दैट इज नेक्रोसिस, हम इसको सडन सेल डेथ कहते हैं। और सेकंड वन इज एपोप्टोसिस, वी कॉल दिस इज नेचुरल सेल डेथ। तो आ जाते हैं हम सेलुलर एडाप्टेशन, अपना मेन टॉपिक की तरफ, जिसमें है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपरट्रोपी। अच्छा, हाइपरट्रोपी सबसे पहले इसकी हम डिफिनीशन पढ़ेंगे, फिर इसकी मॉर्फोलॉजी, काजेस, एग्जांपल पढ़ेंगे और लास्ट में फिर हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो ये चार चीज़ें जो हैं, डिफिनीशन, मॉर्फोलॉजी, काजेस और मैकेनिज्म, आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो आ जाते हैं सबसे पहले हाइपरट्रोपी की तरफ। अच्छा, हाइपरट्रोपी बेसिकली क्या है? इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल। इसमें क्या होता है कि साइज ऑफ द सेल जो है ना
इंक्रीज होगा। एज वी नो, जैसे ही साइज ऑफ द सेल इंक्रीज होगा तो साइज ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू आल्सो इंक्रीज होगा, और इस ऑर्गन को हम हाइपरट्रोपिक ऑर्गन, हाइपरट्रोपिक टिश्यू कहते हैं। हाइपरट्रोपी में बेसिकली इंक्रीज, नॉट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल, नंबर ऑफ द सेल जो है ना इंक्रीज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ साइज ऑफ द सेल जो है ना इंक्रीज होगा। हाइपरट्रोपी और हाइपरप्लेजिया जो है ना बोथ जो है ना कंबाइनली अकर्स, ठीक है। हाइपरप्लेजिया बेसिकली इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल, ये दोनों इकट्ठे होते हैं और बोथ जो है ना रिजल्ट करेंगे इनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ। डिफिनीशन के बाद हम आ जाते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ। सो मॉर्फोलॉजी में अगर ग्रॉस एनाटॉमी में हम इसको देखें तो जो इफेक्टेड ऑर्गन होता है, जो हाइपरट्रोपिक ऑर्गन होता है, वो इनलार्ज होता है और हेवी होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो जो इनलार्जमेंट ऑफ द मसल फाइबर्स एज वेल एज न्यूक्लियाई इनलार्जमेंट होगी। नाउ कम टुवर्ड द काजेस और एग्जांपल की तरफ हम आ जाते हैं, ठीक है। सो काजेस में नंबर 1 जो है ना फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि एग्जांपल इसकी क्या है, यूटेरस एनलार्जमेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होती है ड्यूरिंग लैक्टेशन, ठीक है। ये एनलार्जमेंट ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट एंड यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों होती है, ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन जाके स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी काज करता है और हाइपरप्लेजिया काज करता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है और यूटेरस एनलार्जमेंट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज। जब ये प्रेगनेंसीज ख़त्म हो जाती है तो सेल जो है ना स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, एक्सेसिव लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है ना नॉर्मल में आ जाता है और ब्रेस्ट साइज जो है ना एंड यूटेरस साइज अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाता है। अनदर एग्जांपल है हमारे पास हाइपरट्रोफी ऑफ द स्केलेटल मसल्स, फॉर एग्जांपल इन एथलीट में, इन लेबर्स एंड बॉडी बिल्डर्स में। ये बॉडी बिल्डर्स एथलीट्स जो है ना ये क्या करते हैं, एक्सेसिव वर्क करते हैं। जो स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स में, उसके ऊपर जो है ना वर्क लोड इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही वर्क लोड इंक्रीज हो जाता है तो सेल स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के लिए अपने आप साइज में इंक्रीज लेके आ जाता है, तो सेल का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और डोले शोले बन जाते हैं जिस तरह बॉडी बिल्डर्स होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी ऑफ द स्केलेटल मसल। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। नाउ दूसरा है हमारे पास पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में का मतलब ये है कि जब बॉडी में जब सेल के अंदर कोई पैथोलॉजी मौजूद हो और उस पैथोलॉजी की वजह से हाइपरट्रोफी हो जाए तो इसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। फॉर एग्जांपल हाइपरट्रोफी ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल ड्यू टू इंक्रीज हीमोडायनामिक वर्कलोड, क्योंकि कार्डियक मसल के ऊपर जो है ना वर्कलोड का डिमांड इंक्रीज हो जाता है, लाइक इन सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में, लाइक इन एरोटिक वॉल डिजीज में, लाइक मेट्रल इनसफिशिएंसी में। इन तीनों में जो है ना हार्ट के ऊपर जो है ना वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है और हार्ट सेल्स, हार्ट मसल जो है ना स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के लिए अपने आप में चेंजेस लेके आएगा और ये चेंजेस हमें हाइपरट्रोफी की शक्ल में नजर आएगी। दिस इज कॉल्ड हाइपरट्रोफी ऑफ द कार्डियक मसल। अच्छा, दूसरा नंबर है हाइपरट्रोफी ऑफ द स्मूथ मसल। जब किसी भी पैथोलॉजी की वजह से स्मूथ मसल एनलार्जमेंट हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं हाइपरट्रोफी ऑफ स्मूथ मसल। फॉर एग्जांपल एक्लेशिया कार्डिया में क्या होता है कि जो स्टमक की जो ओपनिंग है उसके स्मूथ मसल्स में क्या हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है और वहाँ पे स्टमक की जो ओपनिंग से वहाँ पे नैरोइंग हो जाती है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द स्टमक विल बिकम नैरो, सो एक्लाशिया कार्डिया की वजह से। द सेकंड वन एग्जांपल है पाइलोरिक स्टेनोसिस में। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर के नज़दीक वाला एरिया है वहाँ पे हाइपरट्रोफी हो जाती है ऑफ द स्मूथ मसल एंड दे विल लीड टू पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो अनदर वन एग्जांपल है इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है, सम पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन जो है ना ये क्या हो जाता है, इसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है और वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है इंटेस्टाइन की। सो दिस इज हाइपरट्रोफी ऑफ द स्मूथ मसल। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में हाइपरट्रोफी ऑफ द स्मूथ मसल है। अच्छा,
तीसरा नंबर है हमारे पास कंपेंसेटरी हाइपरट्रोफी। ठीक है, तो कंपेंसेटरी हाइपरट्रोफी में क्या होता है कि जब भी साइज आप इंक्रीज हो जाता है या फंक्शन ऑफ द सेल इंक्रीज हो जाता है या आर्गन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, अपॉन एडिशनल वर्कलोड, जब भी आर्गन के ऊपर या आर्गन के किसी हिस्से के ऊपर वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और इसका फंक्शन इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सम पार्ट या सम आर्गन जो है ना या तो डिसफंक्शन हो जाती है या रिमूव हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेफ्रोक्टमीज में आप किडनी सर्जरीज में क्या होते हैं कि वन किडनी जो है ना, बेसिकली ह्यूमन बॉडी जो है ना 2 किडनी के ऊपर काम करता है। ठीक है, जब एक किडनी खराब हो जाए, ठीक है, तो सारा वर्कलोड जो है ना, इसी एक किडनी के ऊपर जो है ना आ जाता है। अब इस वर्कलोड को, इस वर्क डिमांड को पूरा करने के लिए जो है ना इसका साइज जो है ना इंक्रीज हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड कंपेंसेटरी हाइपरट्रोफी। Another one is adrenal glands removal on one side। ठीक है, जब एक एड्रिनल ग्लैंड जो है ना किसी पैथोलॉजी की वजह से हम रिमूव कर दे तो सारा वर्कलोड जो है ना एक एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर अब आ गया। अब इस वर्कलोड को जो है ना बर्दाश्त करने के लिए क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड जो है ना का साइज विल बी इंक्रीज हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड कंपेंसेटरी हाइपरट्रोफी। तो ये था एग्जाम्पल और कंडीशंस। ठीक है, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी एंड नंबर 3 कंपेंसेटरी हाइपरट्रोफीज। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर कि हाइपरट्रोफी किस तरह होती है। जब भी हाइपरट्रोफी जो है ना रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द सेलुलर प्रोटीन, बॉडी में सेलुलर प्रोटीन का बनना जो है ना इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कार्डियक हाइपरट्रोफी की। जब हाइपरटेंशन में, एरोटिक वाल्व स्टेनोसिस में, ठीक है, या कोई भी कार्डियक डिजीज में हार्ट के ऊपर जो है ना प्रेशर इंक्रीज हो गया, डिमांड जो है ना इंक्रीज हो गया, अब इस प्रेशर को, इस वर्कलोड को पूरा करने के लिए जो है ना, ठीक है, हार्ट का सेल जो है ना इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होगी। सो हमारे पास स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस सबसे पहले हमारे पास इंक्रीज वर्कलोड है ऑन द माइकोडियल सेल के ऊपर जो है ना वर्कलोड इंक्रीज हो गया, काजेस कोई भी काज हो। ठीक है, तो ये स्टिमुलस इंक्रीज वर्कलोड जो है ना क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर करेगा, सच एज ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्रोथ फैक्टर्स। ये ग्रोथ फैक्टर फर्दर जो है ना एक्टिवेट करेंगे ट्रांसडक्शन पाथवे को, जीन एक्टिवेशन करेंगे ट्रांसडक्शन पाथवे, और ये ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करेंगे फर्दर, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ना फर्दर इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन ऑफ मायोफिलामेंट्स एंड प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोडक्शन ऑफ मायोफिलामेंट्स एंड प्रोटीन की होती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, इन ऑर्डर टू, ताकि फुलफिल करे इस वर्क डिमांड को पूरा करने के लिए जो है ना फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है, और ये कौन करता है, मायोफिलामेंट्स एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ मायोफिलामेंट्स एंड प्रोटीन हो जाती है। सेकंड नंबर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर होती है। ठीक है, और थर्ड नंबर इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियनिक या फेटल जीन जो है ना इंडक्शन होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो है ना फेटल जीन जाके अल्फा हेवी माइसिन चेन रिप्लेस बाई बीटा हेवी माइसिन चेन, ये बीटा हेवी माइसिन चेन जो है ना रिप्लेस हो जाता है अल्फा माइसिन चेन की जगह। अब ये जो है ना प्रोड्यूस करेगा स्लोअर बट मोर एनर्जेटिक कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा, ताकि अगेन जो है ना इस वर्कलोड को फुलफिल कर सके, इस वर्कलोड को पूरा कर सके। ठीक है, सो ताकि कंट्रैक्शन स्लोअर हो और मोर एनर्जेटिक हो। ठीक है, सो ये था अबाउट जो है ना हाइपरट्रोफी के बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेलुलर एडाप्टेशन का डिफिनीशन के बारे में हमने पढ़ा कि सेलुलर एडाप्टेशन क्या है, फिर इसके एग्जांपल कंडीशन के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद हमने हाइपरट्रोफी के डिफिनीशन पढ़ा कि हाइपरट्रोफी क्या है, फिर इसकी मॉर्फोलॉजी, काजेस और एग्जांपल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और लास्ट में फिर हम इसके मैकेनिज्म के बारे में कि किस तरह जो है ना हाइपरट्रोफी होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपरट्रोफी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरप्लेजिया के बारे में
डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।